हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली बच्चे जो है सेशन को लाइक कर रहे हैं। जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है कि सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, भगत सिंह ने, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फ्रेंड्स सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग। जी, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एचपी टीजीटी के अंदर में, हिमाचल प्रदेश टीजीटी के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और जो आंसर है फ्रेंड्स वो आप लोगों का विनोबा भावे होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, विनोबा भावे, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी ने भी ये शब्द का प्रयोग किया था सर्वोदय का, लेकिन जो सर्वोदय आंदोलन इस नाम से एक पूरा का पूरा आंदोलन, एक मूवमेंट जो चलाया था वो चलाया था विनोबा भावे जी ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, एस्टेट की एग्जाम के अंदर में आ चुका है, वहां भी विनोबा भावे इसका जो है आंसर माना गया है, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण भी सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे। चलिए इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, सभी के सभी बच्चे कमेंट के अंदर में लिख देंगे सर्वोदय आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे। क्या बात है फ्रेंड, पहला ही क्वेश्चन, 1200 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये करंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कल और परसों जब पार्लियामेंट में डिबेट हुई, इसी आर्टिकल के तहत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मातृभाषा के अंदर में, अपनी भाषाओं के अंदर में बात रखी। बंगाल के जो सांसद थे उन्होंने बंगाली भाषा में, ठीक है, तमिलनाडु के जो थे तमिल में, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में रखी बात। किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, अध्यक्ष जो है वो सदन के अंदर में किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं के अंदर में बोलने की अनुमति उन लोगों को मिल सकती है, कोई अगर अपनी भाषा में बोलना चाहे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर में हो जाएगा आप लोगों का आर्टिकल नंबर 120 जो है फ्रेंड्स, सदन के अंदर में किसी को भी अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है। ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है और कभी भी आगे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 120 सब क्लॉज 1 इसकी बात की आप लोगों को अनुमति देता है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 120 में लिखा गया है, संविधान के अंदर में, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 120 के अंदर में इसमें बोला गया है कि पार्ट नंबर 17 को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, भाग नंबर 17 को बिना नुकसान पहुंचाए या कोई उसके आर्टिकल को, पार्ट नंबर 17 में जो आर्टिकल दिए गए हैं उनको किसी विरोधाभास करते हुए, ठीक है, जो प्रावधान आर्टिकल नंबर 348 में दिए गए उनको छोड़, उनको भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए, अगर अध्यक्ष चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है पार्लियामेंट के अंदर में। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, ठीक है, जो भी पटल के ऊपर में अध्यक्षता कर रहा है उस समय में वो अनुमति दे सकता है। तो ये अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति आर्टिकल नंबर 120 से मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, याद रखना है आप सभी लोगों ने, क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर में ये मुद्दा बहुत ज्यादा गहराया हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसी वजह से पूछा जा सकता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर में आ सकता है, तो एक बार लिख दो कमेंट के अंदर में संसद में, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। संसद में अगर आपको अपनी मातृभाषा में बोलना है और आप स्पीकर से अनुग्रह करते हो कि मैं इस भाषा में बोलूंगा, वो आपको अलाउ कर सकता है आर्टिकल नंबर 120 के तहत। ये याद रख लेना, करंट में मुद्दा है ये। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। बिहार सीईटी की एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, मतलब राज्यों के अंदर में जो है इमरजेंसी लगा देना एक प्रकार की। अगर कोई राज्य है जो अब किसी राज्य में मान लो मेजोरिटी किसी के पास में नहीं है, कोई सरकार नहीं बना पा रहा, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कोई राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है तो उसको हटाकर वहां पर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का मतलब हो जाता है कि उस राज्य की सरकार वहां पर में नहीं बन पा रही है या सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वहां पर में केंद्र सरकार राष्ट्रपति के थ्रू शासन चलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 356 जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की कई सारे राज्यों के अंदर में लगाई गई है इमरजेंसी है। आप देख सकते हो यहाँ पर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था जो है ये है आपका पार्लियामेंट, जो आपका लगाया गया है अभी मणिपुर के अंदर में। मणिपुर के अंदर में क्या किया गया है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन को और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, मणिपुर के अंदर में, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो 6 मंथ के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है यूजिंग द पावर ऑफ, ठीक है, 356। ओके,
तो ये 13 फरवरी 2025 को एक्सटेंड किया गया था, फिर वापस से और एक्सटेंड किया जाएगा, और एक्सटेंड अगर उनको करना है, जब तक चुनाव नहीं करवाते वहां पर में वो, ठीक है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जो है इस तरीके से वो बढ़ा सकते हैं 6-6 मंथ के लिए, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा, ओके। तो आपको आंसर हो जाएगा 356 राष्ट्रपति शासन के लिए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? फॉर जॉब्स इन रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, ठीक है। धार्मिक स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान, कश्मीर को विशेष दर्जा देने का अधिकार, क्या है ये? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी प्रावधान, इमरजेंसी जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है राष्ट्रीय स्तर पर तो क्या आर्टिकल होगा, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाना है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, तो क्या आर्टिकल होगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगाना है तो क्या प्रावधान होगा, क्या आर्टिकल होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी की तो 352 है, राष्ट्रपति शासन 356 है, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है। ये सारे आर्टिकल्स जो है फ्रेंड्स कौन से नंबर के पार्ट में दिए गए, भारत का पार्ट कौन सा, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से, बहुत स्पीड में कमेंट में गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्ट नंबर 18 के अंदर में ये प्रावधान दिया गया आप लोगों का, पार्ट नंबर 18 में। आप लोगों को पता है 18 साल की उम्र, 18 साल की बाली उम्र आप लोगों की, ठीक है, तूफान की अवस्था, आपातकाल आ जाता है आपकी जिंदगी के अंदर में, ठीक है। तो बस वैसा याद रखना कि भाई 18 साल होते ही आपकी जिंदगी में आपातकाल आ जाता है, ठीक है। 18, पार्ट नंबर 18 याद आ रहा होगा आप लोगों को आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो पार्ट नंबर 18 में जो है इमरजेंसी रिलेटेड जितने प्रावधान है वो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत की जो है सेवा की, भारत के अंदर में योगदान उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और वो भी ऐसे समय में जब भारत जो है बड़ी मुश्किल में था। मतलब आप समझिए, एक होता है जब भारत, एक होता है ना कि जब स्थिति सुधर चुकी है तब आके कोई जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक स्थिति होती है जब सारा केओस मचा हुआ है, देश का बंटवारा हुआ है, ठीक है, लोग मर रहे हैं, अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही है, हर कोई जो है अभी नई नई आजादी मिली है तो हर कोई अपने तरफ से जो है चाहता है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, देश में रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है उस समय में, ठीक है, देश को आगे बढ़ाना। और वो काम किया है फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो ताज था ना उनके सर पे, वो सोने का नहीं था, वो कांटों भरा ताज था जो ये पहना है। आप समझिए कुछ गलत डिसीजंस भी लिए गए उनके द्वारा उस समय में, लेकिन बहुत सारे अच्छे डिसीजंस भी हुए। गलती इंसान थे कई सारी हुई है, जैसे कि मैं मानता हूं कि कश्मीर के मामले में उनसे गलती हुई कि उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में नहीं ले जाना चाहिए था उन्होंने मामला, ठीक है। लेकिन उस समय नहीं पता था कि क्या होगा आगे में, फ्यूचर नहीं पता ना किसी को भी, ठीक है, तो क्या होगा आगे में वो नहीं पता था। उसके बाद में जो है फ्रेंड बहुत सारी चीजें उन्होंने डिसीजंस लिए उस समय के हिसाब से। और फ्रेंड्स सबसे लंबे समय तक 16 साल 286 दिन तक इस समय में हमारे भारत के अंदर में आईआईटीज बनी, इस समय के अंदर में हमारे भारत के अंदर में स्पेस जो मिशन है उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे उनके संपर्क में आकर उन्होंने जो है स्पेस मिशन को आगे बढ़ाया, ठीक है। इस समय में हमारे भारत में आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, वो सारी की सारी हमारे देश के अंदर में बनी। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर, ठीक है, 27 मई 1964 तक 16 साल 286 दिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के दिन तक, ठीक है, प्रधानमंत्री रहे। अब तक सबसे लंबा रिकॉर्ड इन्हीं के पास में है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में पॉस्को का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए ये पॉक्सो जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, कौन से ईयर में आया था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पॉक्सो आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जिनकी छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, उनको भी इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, स्पेशली क्योंकि आप टीचर बनोगे तो आपके पास में छोटे छोटे बच्चे होंगे जो जिसको आप पढ़ा रहे होंगे, या ऐसे बच्चे होंगे जो 16 साल से कम होंगे, 18 साल से कम होंगे, जिनको आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके ऊपर में अगर कोई भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के ऊपर में जो कार्रवाई की जाएंगी वो पॉक्सो एक्ट के तहत की जाएंगी, पॉक्सो एक्ट के तहत में, ठीक है। तो ये याद रखना है फ्रेंड, 2012 के अंदर में ये पॉक्सो एक्ट पास हुआ था, पॉक्सो, जिसका पूरा रूप है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों का बचाव करना,
फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर जैसे होता है ना कि कोई उनको गुड टच बैड टच ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है स्कूल्स के अंदर में, तो ये है। और कौन से साल में आया था ये 2012 में आया था। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत हद तक चांसेस है ये क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है। तो 2012 में पास हुआ था और 14 नवंबर 2012 को इसको जो है वो लागू कर दिया गया था। पास हुआ था 2012 में ही, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से, और इसको लागू किया गया था 14 नवंबर को 2012 को। आप मुझे बता सकते हो 14 नवंबर को क्यों लागू किया गया होगा इसको? 14 नवंबर को क्या था? इसको लागू कब किया गया? ये क्वेश्चन आया था कि एग्जाम के अंदर में, लागू कब किया गया था, ठीक है। तो लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को। तो ये 14 नवंबर को क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ये लागू किया गया 14 नवंबर को? जल्दी से बता देंगे आप लोग, अगर आप लोगों का दिमाग चल रहा है तो। चिल्ड्रंस डे होता है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बाल दिवस। और बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये भी आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे, जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग कि बाल दिवस किसके जन्मदिन के ऊपर में मनाया जाता है। ओके, चलिए, तो 2012 में 14 नवंबर को लागू हुआ था पॉक्सो। पॉक्सो का फुल फॉर्म एक बार लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। केवीएस पीआरटी के मल्टीपल शिफ्ट के अंदर में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ये याद रखना आप लोगों ने। और इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए, ठीक है, यूपी की जो टीजीटी आने वाली है उसके लिए कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है। बच्चों की बहुत हैवी डिमांड थी। अभी जब मैं लेट हुआ वो आप लोगों की क्लास में, थोड़ा सा जो हमको डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि एक स्टूडेंट का कॉल आया था और वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज एलटी ग्रेड का आप करवा दीजिए, एलटी ग्रेड का एटलीस्ट कम से कम जीएस वाला करा दीजिए। हम इतने सारे बच्चे हैं, हर ग्रुप के अंदर में बच्चे यही चाहते हैं कि दानिश सर से पढ़ना है, दानिश सर से पढ़ना है, टीचिंग परीक्षा से पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब वो फोन रख ही नहीं रहे थे, ठीक है, इतना ज्यादा वो रिक्वेस्ट। तो फिर मतलब एलटी ग्रेड का हम लोग नहीं सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने उनकी रिक्वेस्ट को मानना ही पड़ा, जब क्योंकि वो कॉल ही नहीं रख रहे थे कि सर जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नहीं रखेंगे कॉल, ठीक है। तो फिर फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि ठीक है हम कोशिश करते हैं पूरा यहाँ पर में। फिर मैंने टीम से बात की, हमने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए जीएस का जो कोर्स है उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड का भी, तो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों के इतना ज्यादा जो प्यार मिल रहा है ना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए सारगेसो सागर कहां पर में लोकेटेड है? सारगेसो सागर, अच्छा सारगेसो सागर की एक विशेष बात बताओ आप लोगों को क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है ना इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। देखिए सागर के किनारे, आप बोलते हो ना कि मैं सागर के किनारे पर जाकर, ठीक है, बैठा हुआ था या बैठी हुई थी बहुत देर तक, लहरें आ रही थी, लहरें जा रही थी, ठीक है, फिर क्या हुआ, शाम हुई, मैं घर आ गया या घर आ गई, ठीक है, बस। ओके, लेकिन ये एक ऐसा सागर है जिसकी कोस्ट लाइन ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये चारों तरफ से, मतलब सभी तरफ से ये महासागर से घिरा हुआ है, महासागर के बीचों बीच में है ये सागर, ठीक है। तो सारगेसो सागर जो है फ्रेंड्स कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? अटलांटिक ओशन के अंदर में, अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर, सारगेसो। अब सारगेसो सागर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये अटलांटिक महासागर में, लेकिन कहां पर में? क्योंकि अटलांटिक महासागर एस शेप का दिखाई देता है। कितने लोगों को पता है अटलांटिक महासागर एस शेप का होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, कितने लोगों को पता है एस शेप का होता है? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से, ठीक है, अटलांटिक महासागर का एक जो पूरा मैप है वो लगा दीजिए एक बार, एस शेप वाला पूरा का पूरा बड़ा वाला मैप, वर्ल्ड मैप लगा दीजिए, ठीक है। तो सारगेसो सागर जो है फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में भी, अटलांटिक महासागर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक है नॉर्दर्न अटलांटिक सागर, ठीक है, और एक सदर्न है, दक्षिणी हिस्सा। तो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ना वहां पर में सारगेसो सागर है, सारगेसो अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में, नॉर्थ वाले हिस्से में। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सारगेसो सागर उत्तर वाले हिस्से में है, बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में, ठीक है। चलिए, अच्छा सारगेसो सागर की एक बात बताओ आप लोगों को, ये जो सागर है ना यहाँ पर में जो है बहुत सारे जहाज वगैरह जो है वो अटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर में बड़ी बड़ी घास, समुद्री घास जो है यहाँ पर में मिलती है, सारगेसो, इसका नाम ही है सारगेसम सीवीड, इसको बोलते हैं सारगेसम, सारगेसम सीवीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला सागर है जिसकी एकमात्र सागर जिसकी तटरेखा ही नहीं है? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको भी क्वेश्चन में लगा दीजिए जल्दी से, ठीक है। कौन सा वाला सागर है जिसकी तटरेखा नहीं है? तटरेखा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सागर है जिसकी तटरेखा ही नहीं है? तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड, सारगेसो, ठीक है, सी जो है उसकी तटरेखा नहीं है, सारगेसो सी की, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर में। सारगेसम नाम की वहां पर में वीड आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, ये देखिए सारगेसो सी, ठीक है, ये इस तरीके से उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर में मौजूद है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये एस शेप का आप लोगों को दिखाई देता है, ये इस तरीके से एस शेप का, ओके। और ये इसको हम यहाँ पर में जो इक्वेटर है ना, यहाँ से इक्वेटर से ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोल देते हैं, है एक ही वो, लेकिन डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में हम। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर में मौजूद है ये, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, सारगेसो की कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती, लिख देंगे सभी लोग, ठीक है।
सारगेसो की कोई भी कोस्ट लाइन या फिर उसकी तट नहीं है, बीचों बीच में, समुद्र के बीचों बीच में मस्त पैकी अपना अलग थलग पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मैं अकेला था अकेला ही रह गया, वो अलग थलग पड़ा हुआ है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए पृथ्वी के, चलिए जी, बेसिकली ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी के आसपास में जो है ना एक चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब हमारी पृथ्वी एक प्रकार का बड़ा सा चुंबक की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी चुंबक कैसे बन गई, एक प्रकार की चुंबक टाइप की कैसे बन गई? चुंबकीय क्षेत्र या फिर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पृथ्वी के आसपास में जो हमें हानिकारक किरणों से भी बचाती है। ठीक है, बहुत सारे जो सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सोलर तूफान आते हैं, उनसे भी बचाती है। ठीक है, तो क्या करती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उनको बाहर फेंक देती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, सोलर फ्लेयर, जो सोलर तूफान आते हैं, जो किरणें आती है, ओजोन वो तो चलो यूवी रेस से बचाएंगी, लेकिन जो हानिकारक और भी जो तूफान आते हैं, सोलर तूफान, उनसे हमें बचाने का काम करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तरीके से प्रोटेक्शन है हमारे लिए। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारी पृथ्वी जो है ना उसके बीचों बीच के अंदर में एक कोर है, कोर, जिसको कोर बोला जाता है। कोर ये लोहे का और निकेल और फेरस का बना हुआ है, नीफे बोलते हैं उसको, नीफे, निकेल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, तो जो कोर है हमारा, ठीक है, कोर स्पेशली बात करूं मैं इनर कोर आप लोगों का। ठीक है, इनर कोर, तो ये जो है फ्रेंड्स कोर जो है ना इसको भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक है कोर, ठीक है, और एक है इनर कोर, अंदर वाला। आउटर कोर सेमी जो है मोल्टन है, मतलब कि आप लोगों का थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का है वो, और अंदर वाला एकदम ठोस है। ठीक है, जो इनर कोर है, अंदरूनी कोर, ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत जो है क्या करता है, ठीक है, लोहे जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए, तो ये आप लोग याद रख लोगे फ्रेंड्स कि कोर की वजह से जो है ये होता है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटरेखा वाला है? जल्दी से इसका आंसर बता देंगे आप लोग। पीआरटी बैच बाय करना है सर, कैसे करें? अंकिता सिन्हा जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज वैसे 68% ऑफ आपके लिए चल भी रहा है। प्लीज एक बार टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बता भी दीजिए कूपन कोड क्या, आप लोगों को ऐप में दिख भी जाएगा जब आप परचेस करने जाओगे। ठीक है, तो आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही मामूली प्राइस है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1000 से भी कम में आपको मिल जाता है वो। और आप एक मूवी देखने जाओगे, ठीक है, वापस आ जाओगे और उतने रुपए खर्च, उसके अंदर में आपकी पूरा जीवन आपका परिवर्तित हो जा रहा है, आपका जीवन संवर जा रहा है। टीचिंग परीक्षा का प्रीमियम कंटेंट, ठीक है, हजारों लाखों बच्चे जो है अब तक सिलेक्शन पा चुके हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं कौन सा वाला जो है बिना सागर तटरेखा वाला जो है फ्रेंड्स सी है, तो आप लोगों का आंसर होगा सारगेसो सी। ठीक है, सारगेसो सागर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, सारगेसो सी, सारगेसो सागर। ठीक है, ये कहां पर में लोकेटेड है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। टीम प्लीज एक बार टॉप फैन मूवमेंट भी आप एक बार देख लीजिएगा, टॉप फैन मूवमेंट जो है आ रहा है या नहीं हमारे पास में, टॉप फैन मूवमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सारगेसो सी कहां पर में है, ठीक है, और कौन से महासागर के अंदर में होने के बाद में उसके भी कौन से हिस्से में, ये भी आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान 68 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स आज रात 12 बजे तक। ठीक है, फ्लैट 68% कूपन के लिए। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना जिंदगी के अंदर में, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पता है क्या होता है? जो खुद पर किया गया होता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए किया गया होता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि अपने ऊपर देखो, आप मूवी देखने जा रहे हो, आप जो है घूमने जा रहे हो, ठीक है, वो आपका एक क्षणिक जो है आप लोगों के लिए सुख देता है, लेकिन जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो ना, तो आप एक जो है समझ लीजिए कि अपने लिए बहुत सारे सुख और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर में विचार करिएगा, उसके ऊपर में सोचिएगा। मैं आपको सिर्फ केवल कोर्स के लिए नहीं, मैं पूरे आपके पूरे जीवन के लिए बता रहा हूं। आपके जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब भी इस चीज को याद रखना कि खुद पर किया गया जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको कोई चीज सीखनी है, कुछ करना है, नए जमाने के हिसाब से नई स्किल्स सीखनी है, ठीक है, तो उसको भी आप करिएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी हमारे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग काम था आज के जमाने के, सबसे कोडिंग आनी चाहिए, मतलब आपको नहीं बोल रहा मैं आप सीखे, लेकिन मुझे आप लोगों को बेहतर सर्विस देनी है, आपके लिए एआई बनाने हैं, आपके लिए जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बनाने हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सके। उसके लिए जो है मैं इवन कोडिंग तक करता हूँ। मैं चाहूंगा कि भावेश सर पीछे से अगर आप वो इमेज दिखा सके जब हम कोड कर रहे थे तो आपने ली थी, ठीक है, प्लीज टीम एक बार कर लीजिएगा सर से बात। ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ी देर में दिखा देंगे। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब आप खुद पर करते हो। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम
या चौधरी पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ठीक है, तो मुकद्दम शब्द जो है फ्रेंड्स ये किसके लिए होता था? मान लीजिए कि डायरेक्टली अगर एग्जामिनर का मन हुआ कि क्वेश्चन पूछ ले वो उठा के, तो आपको 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। बताइए 40, अब केवल 33 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे आप लोग। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम शब्द जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? देखिए चौधरी, तो गांव का चौधरी है क्या भाई तू? ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि गांव का चौधरी है तू, ठीक है, तू हमको सिखाएगा, गांव का चौधरी है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग यहाँ पर, मैं नॉर्थ इंडिया वगैरह के अंदर में बोलते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स चौधरी या मुकद्दम जो है ये याद रखना, विलेज हेडमैन के लिए बोला जाता है, ग्राम प्रधान के लिए, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ग्राम प्रधान के लिए बोला जाता है मुकद्दम या चौधरी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में ये इसका इस्तेमाल होता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, जो पूरा का पूरा सूबा होता था वो सूबेदार के अंदर में होता था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और जो पूरा परगना या जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट टाइप का बोल सकते हो, उसको वो शिकदार होता था, उसके अंदर में होता था शिकदार, ठीक है। और जो गांव होता था वो चौधरी के अंदर में होता था, चौधरी, दिल्ली सल्तनत के समय की बात कर रहे हैं अपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारणवश लौटा दी थी? ठीक है, 65वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका। चलिए आंसर करते जाएंगे, 3200 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, एकदम स्पीड में आंसर आने चाहिए आप लोगों के कमेंट के अंदर में। चलिए टॉप फैन मूवमेंट्स भी हम लोग यहाँ पर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब तक जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के सबसे ऊपर में जो है आयशा सिद्दीक, ठीक है, आयशा सिद्दीक है, सोनी कुमारी है, ठीक है, आयोप्रता है, फिर क्या है, खुशबू कुमारी है, सुप्रिया तिवारी है, सिंह संध्या, शिखा स्वरूपे, हीना परवीन, ज्योति कश्यप, गीता रवि, अंश पटेल, मेनका सिंह, ठीक है, निशी कुमारी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नेहा कुमारी, प्रेम कुमार, ये सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स टॉप फैन मूवमेंट के अंदर में अभी जो सबसे हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कमेंट में भी आंसर कर रहे हैं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसके रिप्लाई कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारणवश लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है फ्रेंड्स ये जो उपाधि थी ये लौटा दी थी जालियनवाला बाग हत्याकांड की वजह से, ठीक है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो था ये हुआ था 13th, ठीक है, मंथ आप बताएंगे और ईयर आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। और उस दिन कौन सा वाला त्योहार उस दिन था, ठीक है, कौन सा त्योहार उस दिन था पंजाब के अंदर में, ये भी आप बताएंगे, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, आप लोग सही से कर पाओगे। उस समय में जो है फ्रेंड्स उस समय में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था ये भी अगर आप बता पाओगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उस समय में भारत का वायसराय कौन था ये भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था, उस दिन बैसाखी का त्योहार था, ठीक है। माइकल ओ डुएर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, माइकल ओ डुएर, जिनको बाद में सरदार उधम सिंह ने मार दिया था 1940 में। माइकल ओ डुएर वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जिसने वो गोलियां चलवाई थी जालियनवाला बाग में उस व्यक्ति का नाम था जनरल डायर। जनरल डायर और माइकल ओ डुएर अलग अलग व्यक्ति है। जनरल डायर 1926 में खुद मर गया था, ठीक है। माइकल ओ डुएर बचा हुआ था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय में, जिसने जनरल डायर को आजादी दे रखी थी गोली चलाने की। उसको सरदार उधम सिंह ने 1940 में जाकर लंदन में मारा था, ठीक है। उसके बाद में उस समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय में भारत के वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ओके, ये क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम जो है फ्रेंड्स रैपिड फायर, कितने लोग चाहते हैं कि रैपिड फायर वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाए? अभी हम लोग जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन में जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एक अपडेट आने वाला है बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो है फ्रेंड्स अब हम वो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि ये मैं उस दिन कोडिंग कर रहा था, भावेश सर ने जो है आकर फोटो ले ली, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें जो है हम लोग बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कर रहे हैं, अंडर वे है पाइपलाइन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो चीज सीखनी है, जो चीज अपने ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना है, अपने आप को सिखाना है, कोडिंग सीखना, ठीक है, बहुत मेहनत का काम था, काफी समय लगा, काफी पैसा भी लगा सीखने के लिए, लेकिन सीख रहे हैं। तो मैंने आपको वही सलाह दी जो मैं अपने ऊपर में अप्लाई करता हूँ, खुद को सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, खुद को सिखाओ, ठीक है, ताकि ज्यादा बेहतर आप सेवाएं दे पाओ। ओके, नाउ कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा कौन से वाले सेशन में दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है।
ठीक है सर, आप जो आपके खिलाफ बोल रहे थे उन्होंने आपसे माफी मांग ली। बिल्कुल, सत्यमेव जयते। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कुछ लोग थे ना जो उल जुलूल बातें करते थे, लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर मैं वो लोग माफी मांग रहे हैं। ठीक है कि सॉरी सर, आप बड़े हैं, हमसे गलती हो गई, हमने अब माफी मांगने वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ है कई सारे लोगों का, कि माफी मांग रहे हैं। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने भी देखा होगा इधर उधर से कि माफी मांगने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। तो यही चीज होती है फ्रेंड्स, ठीक है, कि कुछ आप जब आप आगे बढ़ रहे होते तो कुछ लोग इस तरीके की करते हैं, लेकिन आप अपने जब मिशन पे लगे हुए होते हो, जब आप सही राह पे चलते हो, सही रास्ते पे चलते हो, तो फिर वो लोग भी सुधर जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं माफ कर दिया। ठीक है, आप समझ लीजिए कि मतलब जिन्होंने भी ये सब किया है सबको माफ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, काम के ऊपर में फोकस करेंगे अभी। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का विरोध जो है फ्रेंड्स कब किया गया था? साइमन कमीशन में आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि 1927 में बनाया गया था। ठीक है, 1927 के अंदर में, ठीक है, नवंबर के अंदर में बनाया गया था इसको। ठीक है, कौन से तारीख को? 8 नवंबर को बनाया गया था 1927 को। तो दिसंबर के अंदर में जब अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1927 का, वो सेशन हुआ था कहां पर में? कलकत्ता में, सूरत में, मद्रास के अंदर में, नागपुर में, कहां पर में? तो फ्रेंड्स ये सेशन हुआ था मद्रास के अंदर में, ये याद रखना है। ठीक है, एम ए अंसारी उसके अध्यक्ष थे, एम ए अंसारी। ठीक है, एम ए अंसारी अध्यक्ष थे इसके, और उनकी अध्यक्षता के अंदर में साइमन कमीशन का हम बहिष्कार करेंगे। साइमन, ठीक है, कमीशन क्यों बनाया गया था? साइमन कमीशन बनाया गया था भारत के अंदर में संवैधानिक जो है सुधार करने हैं। जो 1919 का कानून था उसकी जो है जांच करने के लिए कि वो कैसे काम कर रहा है। अब जब हम नया कानून बनाएंगे तो उसमें क्या क्या प्रावधान रखने हैं, उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन, मतलब भारत का पॉलिटिकल भविष्य निर्धारित करने के लिए साइमन कमीशन भारत आ रहा था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। इस वजह से बहिष्कार करने का निर्णय हमने मद्रास अधिवेशन में लिया था 1927 में। जब साइमन कमीशन बना उसके अगले महीने में उसका बहिष्कार करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। ओके, चलिए, तो ये एक पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आप लोगों का। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में मिशमी, बरेल और लुशाई, ये क्या है? ठीक है, मिशमी, बरेल और लुशाई। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मिशमी, बरेल और लुशाई। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स थोड़ा सा भी भारत का मैप अगर देखा हुआ है अच्छे से, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये मिशमी, बरेल और लुशाई क्या है। ये फ्रेंड्स एक्चुअल में जो है पर्वत श्रृंखला है। अबोर हो जाए, मीरी हो जाए, डाफला हो जाए, ठीक है, मिशमी, ठीक है, पटकाई बोम, ठीक है, नागा हिल्स, ठीक है, बराई, मणिपुर हिल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये पहाड़ियां है, मिशमी, बरेल, लुशाई। ठीक है, ये पहाड़ियां है। मैं आपको एक मैप के थ्रू भी दिखाता हूं, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो कि ये नॉकरेक, ठीक है, पहाड़ी। ओके, ये डाफला हिल्स है, आप लोगों को मिल जाएगी फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। ठीक है, मीरी, अबोर, मिशमी, ठीक है, मिकीर, ये सब क्या है? ये पहाड़ियां है। ठीक है, पहाड़ियां। ओके, इनको भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर आप लोगों को, जब मैं अभी नॉलेज कैप्सूल्स आगे में, और हम जैसे जैसे रेग्रेसिव होते जाएंगे और ज्यादा जो है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर में हम लोग ये सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिशमाई, ठीक है, पटकाई बोम, ये सब पहाड़ियां है। ठीक है, पहाड़ियां। तो मिशमी, बरेल, लुशाई, ये सब क्या है फ्रेंड्स आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पहाड़ियां, हिल्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर मैं आगे बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स कि ज्ञान 68 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज से जुड़ने के लिए। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की घटना की थी। ठीक है, गठित किया था विश्वविद्यालय आयोग। तो आप लोगों को बताना है कि 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, वो उसमें 2 भारतीय लोग थे। तो ये 2 भारतीय लोग कौन थे, ये बताएंगे आप लोग। तो 1902 में जो है फ्रेंड्स भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, उनकी कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए सुझाव चाहिए थे। ठीक है, तो एक आयोग बनाया गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, उस आयोग की सिफारिश के आधार पर फिर 1904 के अंदर में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया था। देखो, ये आयोग कब बना? विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, और इसकी सिफारिश के आधार पर 1904 में जो है फ्रेंड्स एक कानून बनाया गया भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए 1904 के अंदर में, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो उसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे, एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे क्या उसके अंदर में? नहीं। ठीक
ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं थे, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये दो लोग थे। एक बार लिख दो आप लोग कमेंट के अंदर में। मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोगों को ये टफ लगे, लेकिन यही चीज आपको आगे बढ़ाएंगी, यही चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बाकी लोगों से बेहतर बना देंगी। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ते रहे, अपने आप को जो है टॉप 100 की तरफ में लेकर आए। ठीक है, तो ये अगर आप लोग चाहते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को और अच्छे से करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स मैं जो है आई थिंक यहाँ पर मैं समय जो है फ्रेंड्स हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग देखेंगे आने वाले सेशंस के अंदर में हमारे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है फ्रेंड्स ज्ञान 68 जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आज रात 12 बजे तक, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, जो भी कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के सारे बहुत जल्द एलटी ग्रेड का भी आने वाला है, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के नंबर के ऊपर में कॉल करके उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, और आप लोगों की डिमांड के ऊपर में, आप लोगों की हैवी डिमांड के ऊपर में फ्रेंड टीचिंग परीक्षा दिन रात काम कर रही है, दिन रात और ज्यादा जो है अपडेट करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों का भी साथ चाहिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से, ठीक है, जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक है, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी चीजें जो है फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक है, वर्क अंडर वे है, ठीक है, दिन रात काम कर रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, सरप्राइज के लिए जितने भी स्टूडेंट है टीचिंग परीक्षा के, आपको ऐप के ऊपर में भरमार मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर में नंबर आप लोगों का चल रहा है 7611101101 96978844, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।